जय हिंद। मैं विकास मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं GK4D चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखा था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ है। मैंने बताया था कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट का जो दक्षिणी हिस्सा है उसके टकराने से अर्थात उनकी अभिसारी गति की वजह से किसका निर्माण हुआ था, एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। इसके बाद मैंने यह भी बताया था कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, एकांकागुआ है, जो अर्जेंटीना में स्थित है। ऑप्शन में कई बार चिली और अर्जेंटीना दोनों दे देता है, तो चिली और अर्जेंटीना दोनों लगाना है। ज्यादातर जो इसका विस्तार है वो कहां पे है, ज्यादातर जो इसका विस्तार है जो माना जाता है वो क्या है, अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना में इसका विस्तार है। किसकी, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है एकांकागुआ का, उसका विस्तार है। तो चलिए इसकी थ्योरी नोट करते हैं और उसके बाद हम आज देखेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं। सारी नदी, अमेज़न नदी, यहाँ पे है जापुरा नदी, पुरुष नदी है ना, और पराग्वे, पराना, उरुग्वे और कोलंबिया नदी भी है एक, जैसे कि हमने पढ़ा था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी एक हमने कोलंबिया नदी पढ़ा था। यहाँ पे भी एक नदी है जिसका नाम है कोलोराडो नदी, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ जो पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण क्या है, जिसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो ये है एंडीज पर्वत की थ्योरी। तो एंडीज पर्वत को मैंने समझा दिया था कि जो एंडीज पर्वत का निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है, उनकी सारी चीजें, उसी को मैंने नोट डाउन करा है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की कैसी है, विश्व की पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो मैंने 4 पर्वत श्रृंखलाएं बताई थी कौन कौन सी। सबसे पहले एंडीज, उसके बाद है रॉकीज, इसके बाद है द ग्रेट हिमालयन रेंज और इसके बाद है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इस प्रकार ये विश्व की पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है, तो इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई है 7200 किलोमीटर। कितनी है, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पर्वत का जो निर्माण है दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्लेट, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिणी मतलब दक्षिणी अमेरिकन प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। कैसी गति से हुआ है, तो अभिसारी गति से हुआ है, ये याद रखिएगा। इसके बाद एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व के बाद जो है, विश्व के एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो इसके ये विश्व की दूसरी सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व की पहली सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उसमें आंसर होता है क्या, हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो दूसरी नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दूसरी नवीनतम पर्वत श्रृंखला हो जाएगी एंडीज पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी क्या है, एकांकागुआ है। मैंने दर्शाया हुआ है, ये यहाँ पास स्थित है एकांकागुआ। आप भी ऐसे ही मैप बना लीजिएगा, एकांकागुआ चोटी को दर्शा लीजिएगा, एकांकागुआ को, ठीक है। और इसके बाद बताते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो 7 देशों में है। 7 देशों में बताया हुआ है, 7 देशों में दर्शाया भी हुआ है और बताया भी हुआ है। कौन कौन से, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। इस तरीके से कुल 7 देशों में इसका विस्तार है। भाई लिखा है वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया और चिली और अर्जेंटीना। इस तरह मिला के कुल 7 देशों में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इसके बाद मैंने एकांकागुआ चोटी के बारे में कुछ फैक्ट लिखा है कि जो एकांकागुआ पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6960 मीटर, किलोमीटर नहीं, 6960 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और हिमालय की पर्वत चोटियों को छोड़ दे, चूंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो एक लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की तीसरी, मैंने बताई विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन खास बात यह है कि उसमें विश्व की लगभग 10, विश्व की सभी 10 ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय पर्वत में ही स्थित हैं, है ना। तो अगर हिमालय पर्वत की चोटियों को छोड़ दे, जो हिमालय पर्वत की जो चोटियां अगर उनको छोड़ दे, तो उसके बाद पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो एकांकागुआ। क्या है, एकांकागुआ। एकांकागुआ विश्व की पहली सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हो जाएगी हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटियों को छोड़ने पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने बता दिया एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा समझते हैं अमेज़न नदी और यहाँ की प्रमुख उसकी सहायक नदियों को, और उसके बाद फिर उनकी थ्योरी भी नोट करते हैं।
तो ये मैंने बनाया हुआ है अमेज़न नदी तंत्र। अमेज़न नदी के बारे में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन की क्लास में, मैंने बताया था जब मैंने अमेज़न नदी पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो अमेज़न नदी है वो विश्व के सबसे बड़े विश्व की सबसे बड़ी जलग्रहण क्षमता और बहाव क्षमता की दृष्टि से विश्व की पहली सबसे बड़ी नदी है, और लंबाई की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। विश्व की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की पहली सबसे लंबी नदी है नील नदी। कहां प्रवाहित होती है? तो दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है। उसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर, अर्थात 6690 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो इस तरीके से इसकी लंबाई भी लगभग कुछ ना कुछ इसके लंबाई के बारे में रियल फैक्ट नहीं मिलता है। तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 5500 से लगा के 6000 किलोमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और अमेज़न नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों से लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने बनाई हुई है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी जो है कोई एक विशेष नदी नहीं है कि अपने आप में एक विशेष नदी है। अमेज़न नदी कई नदियों का एक तंत्र है, इसीलिए कहा जाता है कि जो अमेज़न नदी है वो सबसे बड़ी जलग्रहण एवं बहाव क्षमता वाली नदी है। क्यों? क्योंकि ये कई नदियों के मिलने से बनी है। अमेज़न नदी के आसपास में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें सिलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलवास कहा जाता है। तो सिलवास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन आता है सीधे सीधे कि अमेज़न नदी के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सिलवास कहा जाता है। या क्वेश्चन आ जाए कि अमेज़न नदी के द्रोणी के क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या है, तो उन्हें भी सिलवास ही कहा जाएगा। तो कुछ भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, ठीक है। तो अमेज़न नदी है, ये मैंने दिखाया हुआ है। अमेज़न की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं और सहायक नदियां वो कहां से निकलती हैं? एंडीज पर्वत से ही निकलती हैं। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला से मैंने दिखाई है लगभग 4 नदियां यहां से मैंने दिखाई है। ये कोलंबिया नदी कोलंबिया देश से है, ये पेरू देश से है, इसके बाद बोलीविया देश से है। तो यहाँ पे ये मैंने नदियां दिखाई हुई हैं। ये वाली जो नदी है जो कोलंबिया देश से आके मिल रही है, अमेज़न नदी के किस तट पे आके मिल रही है? बाएं तट पे आके मिल रही है। इस नदी को क्या कहते हैं? तो इस नदी को कहते हैं जापुरा नदी, जो अमेज़न नदी के आके बाएं तट पे अपना जल गिराती है। फिर इसके बाद पेरू से निकलती एक नदी, नाम है पुरुष नदी। क्या नाम है? पुरुष नदी। तो पुरुष नदी पेरू से निकलती है और ब्राजील में आके कहाँ मिलती है? ब्राजील में आके दाएं तट पे अमेज़न नदी से मिलती है। इसके बाद बोलीविया देश से निकलती है, नाम है मंडीरा नदी। मंडीरा नदी आके मिलती है कहाँ? बाएं तट पे आके मिलती है कहाँ? ब्राजील में आके मिलती है। खास बात यह है कि मंडीरा नदी से लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अमेज़न की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो अमेज़न की सबसे लंबी सहायक नदी है मंडीरा नदी। क्वेश्चन ये भी आते हैं कि अमेज़न नदी दे देगा, उनकी प्रमुख सहायक नदियां दे देगा, 2-4 ऑप्शन में दे देगा, उसमें से कोई एक नहीं होगी या कोई एक होगी। तो आपको बेसिकली इसमें 4 नदियां याद रखनी है। एक तो जापुरा नदी है, पुरुष नदी है और मंडीरा नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। और ये कहां से निकलती है? ये यहां से निकलती है और इसके बाद प्रवाहित होते हुए जाके उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। यहाँ पे आपका पड़ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाके क्या होती है? अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? अमेज़न नदी। तो अमेज़न नदी के बारे में, घास के मैदान के बारे में मैंने बता दिया कि जो घास के मैदान है इन्हें सिलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलवास कहा जाता है। इसी तरीके से वेनेजुला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वेनेजुला में घास के मैदान को पंपास और यहाँ पे लाइनोस और यहाँ पे सिलवास, और ब्राजील के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है यहाँ पे क्या कहलाता है? तो कैंपोस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैंपोस कहलाता है। और अर्जेंटीना के क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा लेनोस, यहाँ पे हो जाएगा सिलवास, यहाँ पे हो जाएगा कंपोस्ट, और कंपोस्ट के बाद यहाँ पे पंपास हो जाएगा। अभी मैं घास के मैदान पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले नोट करते हैं अमेज़न नदी को, कि अमेज़न नदी के बारे में जो जो चीजें हैं उनको नोट करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं आगे की नदियां हैं। यहाँ पे मैंने बताई थी पराना नदी है, पराग्वे नदी है, यहाँ पे उरुग्वे नदी है, ये सारी नदियां हैं तो उनको भी देखते हैं। तो यह है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी के बारे में मैंने समझाया कि अमेज़न नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी जलग्रहण क्षमता एवं बहाव क्षमता की दृष्टि वाली नदी है, विश्व की पहली सबसे बड़ी नदी है।
इसी तरीके से जब मैंने उत्तरी अमेरिका पढ़ाया था तो उत्तरी अमेरिका में मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका में बहने वाली मिसिसिपी नदी विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती है। और ये जो अमेजोन नदी है, अमेजोन नदी कैसी नदी है, तो अमेजोन नदी सबसे बड़े बहाव क्षमता और सबसे बड़े कैसे जलग्रहण क्षमता, अर्थात जो इसका बेसिन है सबसे बड़ा बेसिन है और इसकी कई सहायक नदियां हैं, तो ये सबसे बड़े बेसिन और जलग्रहण और बहाव क्षमता की दृष्टि से विश्व की पहली सबसे बड़ी नदी है। और बात करेंगे कि ये लंबाई की दृष्टि से कैसी है, तो लंबाई की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो वही मैंने लिखा है कि अमेजोन नदी जलग्रहण क्षमता और बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही लंबाई के अनुसार यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मुहाना कहाँ बनाती है, तो मुहाना बनाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्यों? क्योंकि ये विषुवत रेखा को काट देता है। हालांकि उत्तरी अटलांटिक महासागर दक्षिणी अटलांटिक महासागर को वहां पे एकदम मध्य का हिस्सा लगता है, मतलब जहां पे दोनों विभाजित किए जाते हैं, तो वहां का है। अमेजोन नदी की कई सहायक नदियां हैं जिससे मिलकर अमेजोन नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो बना हुआ है। जापुरा नदी कोलंबिया से निकलकर ब्राजील में, कहा ब्राजील में आके बाएं तट पे अपना जल गिराती है। कहां मिलाती है? बाएं तट पे। जापुरा नदी कोलंबिया से निकलती है बाएं तट पे। नदी इस तरफ बह रही है तो ये वाला जो तट कहलाएगा बायां तट कहलाएगा और ये वाला तट क्या कहलाएगा? दायां तट कहलाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बाएं तट पे आके जल गिराने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो हो जाएगा जापुरा नदी। दाएं तट पे आके जल गिराने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो मंडीरा नदी और पुरुष नदी है। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, पुरुष नदी पेरू से निकलकर ब्राजील में आके दाएं तट में मिलती है और इसके बाद है मंडीरा नदी बोलीविया से निकलकर ब्राजील में दाएं तट में आके मिलती है। किससे? अमेजोन नदी से। यह मंडीरा नदी के बारे में बताया है कि जो मंडीरा नदी है अमेजोन की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी अमेजोन की कौन सी है, तो मंडीरा नदी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने नोट कराया है कि अमेजोन व उसकी सहायक नदियों का उद्गम ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो कहां से होता है? एंडीज पर्वत से होता है। यहाँ पे भी मैंने वही दिखाया है कि कोलंबिया से जो जापुरा नदी निकल रही है वो अमेजोन की मुख्य शाखा है, वो पेरू निकल रही है वो, और बोलीविया जो निकल रही है वो। ये चारों नदियां जो हैं कहां से निकल रही हैं? किसी न किसी तरीके से एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकल रही हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब वर्षा होती है तो वर्षा में क्या होता है, वर्षा की भी अपनी एक नेचर होती है कि वर्षा होती किस तरीके से है। तो जब वर्षा होती है, इसे भारत में वर्षा को समझते हैं तो हम बताते हैं पूर्वी तट और पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट के अंतर्गत पूर्वी घाट है और पश्चिमी तट के अंतर्गत पश्चिमी घाट पर्वत है। तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो पूर्वी घाट पर्वत की अपेक्षा ज्यादा ऊंचा है। जब नमी वाली जो हवाएं होती हैं जो अपने साथ नमी लेकर के आती हैं, जब वो पश्चिमी तट के पश्चिमी घाट पर्वत से जब टकराती हैं तो उनकी जो सारी नमी है वो कहाँ पे गिर जाती है? केरल और उसके कोरोमंडल तट और उसके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। जब मानसून उत्तर की ओर बढ़ता है, जैसे आता है मध्य प्रदेश उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, तो जो उसमें नमी की मात्रा होती है वो कम होती जाती है ना। तो इसीलिए जो यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में जो जल का जमा होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहीं पे जो हवाएं हैं वो टकराती हैं और अपना जल वहीं पे छोड़ के चली जाती हैं। तो इसीलिए वहां से भी देखे होंगे। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत, तो भारत में मैं बताऊंगा कि पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत में जो जल का जमाव होता है उसकी वजह से वहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। हिमालय से जो नदियां निकलती है बेसिकली उनका जो जल का स्रोत होता है ग्लेशियर होता है और हिम होता है। हिम के रूप में जो वर्षा होती है, बर्फ के रूप में जो वहां वर्षा होती है वो होता है। क्यों? क्योंकि जो उसका बर्फ होता है वो पिघलता है गर्मियों में, पिघलने के कारण वो बर्फ पानी बनता है और उसके कारण जल बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से यहाँ का भी क्षेत्र है। आप देखेंगे कि ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला पे जो वर्षा होती है तो यहाँ के इन वाले क्षेत्रों में क्या होता है? जल का जमाव होता है और वही जल का जमाव ऋषि के नदी तंत्र के रूप में, नदी की सहायक नदियों के रूप में प्रवाहित होता रहता है। तो इसीलिए जो अमेजोन और उसकी सहायक नदियों का जो उद्गम होता है बेसिकली कहां से होता है? वो होता है आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला से ही होता है। ठीक है, तो वही मैंने बताया है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। और मैंने बताया था भी कि एंडीज ये आपकी जो अमेजोन नदी के क्षेत्र में जो क्या है घास के मैदान है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें सिलवास कहा जाता है।
खास तौर पर क्वेश्चन आता है कि अमेज़न नदी के द्रोणिकीय क्षेत्र में जो घास के मैदान हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें सिल्वास के नाम से जाना जाता है। जबकि वेनेजुला में क्या कहा जाता है, तो वेनेजुला में लैनोस, और ब्राजील के अन्य क्षेत्रों में क्या कहलाता है, तो ब्राजील के अन्य क्षेत्रों में जो घास के मैदान उन्हें कंपोज कहा जाता है, और चिली और अर्जेंटीना के जो क्षेत्र में जो घास के मैदान उन्हें पंपास कहा जाता है। जिस तरीके से मैंने बताया था जब उत्तरी अमेरिका पढ़ाया था तो वहां भी मैंने बताया था एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत श्रृंखला के जब हम आते हैं पूर्व में तो वहां पे प्रेरीज घास के मैदान है। कनाडा में भी प्रेरीज घास के मैदान है, और किसमें, यूएसए में भी प्रेरीज घास के मैदान है। तो मैंने बताया था उन्हें मक्का की पट्टी कहा जाता है, और सोयाबीन की पट्टी कहा जाता है, और गेहूं की पट्टी कहा जाता है, तो वो मैंने बताया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सिल्वास घास के मैदान, सीधे तौर पे क्वेश्चन आता है कि सिल्वास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो सिल्वास जो घास के मैदान है वो अमेज़न द्रोणिकीय क्षेत्र में, अमेज़न बेसिन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अमेज़न नदी चूंकि क्या है, अमेज़न नदी चूंकि सर्वाधिक, अमेज़न नदी बेसिन के क्षेत्र में कैसा हुआ, सर्वाधिक घने वन, सर्वाधिक वन भी हैं, सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो अमेज़न बेसिन के क्षेत्र में पाए जाते हैं, और सर्वाधिक घने वन भी कहाँ पाए जाते हैं, अमेज़न बेसिन के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसलिए इसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धरती का फेफड़ा। तो धरती का फेफड़ा क्यों कहा जाता है, धरती का फेफड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जानते हैं जैसे हमारे फेफड़े होते हैं वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो भारत विश्व में जो वन होते हैं, जितने भी जगह पे वन होते हैं, बेसिकली वन क्या काम करते हैं, वन जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से ये पृथ्वी के धरती का फेफड़ा कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक घने वन है, सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एक उपमा भी है कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो चूंकि ये क्षेत्र सबसे घना क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक जीव जंतु, सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। इसलिए इस क्षेत्र को, या पूरे कहे जाएंगे, पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता है, सर्वाधिक घने वन है, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक जीव जंतु एवं पक्षी निवास करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को, इस पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसी तरीके से मैंने बताया है कि जो अमेज़न नदी में जो सर्वाधिक वनों का जो विस्तार हुआ, अमेज़न वनों का जो विस्तार हुआ कहाँ हुआ, ब्राजील में हुआ। आप देख रहे होंगे कि ये जो सारी अमेज़न नदी की जो द्रोणिका जो क्षेत्र है बेसिकली कहाँ है, ब्राजील में है। ब्राजील जो मैंने बताया था, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जो अकेले कितने देशों से सीमा लगाता है, जो अकेले केवल 10 देशों से सीमा लगाता है। केवल 2 देश हैं, चिली और आपका इक्वाडोर, जिससे सीमा नहीं लगाता है, बाकी के 10 देशों से सीमा लगाता है ब्राजील। मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था। तो इस तरीके से हो गई कौन सी नदी, अमेज़न नदी। अब अमेज़न नदी के बाद में हम नोट करते हैं किसको, समझते हैं आपकी यहाँ पे पराना नदी है। तो पराना नदी को यहाँ पे मैंने समझाया था, इंट्रोडक्शन की क्लास में भी मैंने बताया कि जो पराना नदी है, जो पराना नदी का क्षेत्र है, ये कितने देशों में प्रवाहित होती है, बेसिकली 2 देशों में प्रवाहित होती है, ब्राजील और अर्जेंटीना। ब्राजील और अर्जेंटीना से प्रवाहित होते हैं, यहाँ रियो डी प्लाटा का क्षेत्र है, यहाँ रियो डी प्लाटा का क्षेत्र। रियो डी प्लाटा बेसिकली क्या कहलाता है, रियो डी प्लाटा वो कहलाता है जहां पे 3 नदियां आके मिलती हैं। कौन कौन सी, एक तो ब्राजील से निकलती है आपकी नदी है पराना नदी, उसी की सहायक नदियां हैं पराग्वे देश और उरुग्वे देश से 2 नदियां निकलती हैं, उन्हीं के नाम पे, एक है पराग्वे नदी, एक है उरुग्वे नदी। इसी तरीके से जो पराग्वे नदी है वो कहां से निकलती है, तो ये पराग्वे नदी पराग्वे देश से निकलकर ऐसे आती है और कहां पे आके मिल जाती है, पराना नदी में आके मिल जाती है। और यहीं से उरुग्वे देश से न निकल करके जो उरुग्वे नदी है, पूछा जा सकता है कि उरुग्वे नदी का उद्गम उरुग्वे देश से होता है, नहीं, पराग्वे नदी का उद्गम तो पराग्वे देश से होता है, लेकिन जो उरुग्वे नदी है, उरुग्वे नदी का उद्गम उरुग्वे देश से नहीं होता। कहां से होता है, ब्राजील से होता है। तो ब्राजील के बाद आती है उरुग्वे, और उरुग्वे से आती है अर्जेंटीना। तो 3 देशों में प्रवाहित होते हुए आके रियो डी प्लाटा में आके अपना जल गिराती है। रियो डी प्लाटा किसको कहा जाता है, तो रियो डी प्लाटा बेसिकली 3 नदियों का मिलन क्षेत्र है, पराग्वे, उरुग्वे और पराना नदियों का जो यहाँ पे जो मिलन क्षेत्र है, इसको कहा जाता है रियो डी प्लाटा। तो रियो डी प्लाटा से भी क्वेश्चन आता है कि रियो डी प्लाटा क्या है, तो रियो डी प्लाटा बेसिकली एक जो ये नदियों का 3 नदियों का जो मिलन क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, रियो डी प्लाटा कहलाता है। उत्तर की ओर अभी एक नदी है जो वेनेजुएला में प्रवाहित होती है, नाम है ओरोनिको नदी। ओरोनिको की सहायक नदी है कोरोनी, और कोरोनी की सहायक नदी है चारून नदी।
इस नदी पर क्या स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल है। तो कहाँ स्थित है? आपका वेनेजुला में स्थित है। तो इस तरीके की कुछ नदियां हो जाएंगी। फिर नीचे एक नदी है आपकी कोलोराडो नदी है और चौफ्राया नदी है। तो इस तरीके से कुछ नदियां हैं, उनको भी नोट करते हैं और समझते हैं। तो यह पराना और उसकी सहायक नदियों के बारे में मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है कि पराना नदी अमेरिका की क्या है? दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी कौन सी है? पहली नदी अमेज़न नदी, दूसरी नदी है पराना नदी। कहाँ से निकलती है? ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है और प्रवाहित होती है कहाँ कहाँ? ब्राजील, अर्जेंटीना और पराग्वे। ब्राजील, अर्जेंटीना और पराग्वे की सीमा बनाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पराना नदी, ये मैंने ग्रीन में दर्शाई है। तो ये यहाँ से निकलती है पराना, तो ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाते हुए रियो डी प्लाटा में जाके अपना जल गिराती है। तो वही चीज मैंने लिखाई हुई है कि और रियो डी प्लाटा में जाके अपना जल गिराती है। ठीक है, फिर इसके बाद है पराग्वे नदी। पराग्वे नदी कहां से निकलती है? पराग्वे नदी पराग्वे देश से निकलती है और यह नदी अर्जेंटीना में जाके पराना नदी से मिल जाती है। तो वही मैंने दिखाया है, यह पराग्वे नदी अर्जेंटीना में आती है, अर्जेंटीना का क्षेत्र है, आके कहाँ मिल जाती है? पराना नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? पराग्वे नदी। तो इस तरीके से जो पराग्वे नदी है वो किसकी सहायक नदी हो जाएगी? वो पराना की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, तो हालांकि इसको अलग पढ़ा जाता है, सहायक नदी के रूप में नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि पराग्वे नदी पराग्वे देश से निकलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी पराग्वे नदी और पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती हुई कहाँ जाती है? पराना नदी में मिल जाती है और वो भी प्रवाहित होते हुए कहाँ जाके रियो डी प्लाटा में अपना जल गिराती है। इसके बाद है उरुग्वे नदी। यह ब्राजील से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना, कहाँ कहाँ? 3 देश। ये भी ब्राजील, उरुग्वे, ये वाला जो आप देश देख रहे हैं ये वाला उरुग्वे है और ये वाला देश अर्जेंटीना है। तो ये उरुग्वे नदी मैंने दर्शाई हुई है, नीली कलर में है। तो जो उरुग्वे नदी है ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? तो ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बना रही है और प्रवाहित होते हुए कहाँ? रियो डी प्लाटा में जाके अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? उरुग्वे नदी। तो इस तरीके से उरुग्वे नदी हो गई। रियो डी प्लाटा से क्वेश्चन आता है कि रियो डी प्लाटा क्या है? तो रियो डी प्लाटा बेसिकली ये आपके अर्जेंटीना देश में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे 3 नदियां जाके अपना जल गिराती हैं। जहां पे क्या है? 3 नदियां जाके अपना जल गिराती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हो जाएगी आपकी पराना नदी, उसके बाद है पराग्वे और उसके बाद उरुग्वे नदी। तो 3 नदियां जहां पे जाके अपना जल गिराती हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को रियो डी प्लाटा कहा जाता है। ठीक है, अब एक नदी आती है कोलोराडो नदी और आती है एक नेग्रो नदी। तो कोलोराडो नदी मैंने पढ़ाई थी उत्तरी अमेरिका, जब महाद्वीप में पढ़ा रहा था तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोलोराडो नदी है, जिसपे क्या स्थित है? जिसपे ग्रेट कैनियन स्थित है। क्या स्थित है? ग्रेट कैनियन स्थित है। ये कोलोराडो नदी अलग है, वो कोलोराडो नदी अलग है। ठीक है, याद रखिएगा। ये कोलोराडो नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कोलोराडो नदी एंडीज पर्वत से निकलती है। वही मैंने लिखा है कि एंडीज पर्वत से निकलकर कहाँ पे जाती है? तो ये देखिए, ये एंडीज पर्वत से निकलकर अंटार्कटिका में अर्जेंटीना में होते हुए बाहिया प्लांट की खाड़ी है। तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं वाला कौन सा हिस्सा है? जहां पे दोनों नदियां अपना जल गिरा रहे हैं, बाहिया प्लांट की खाड़ी कहलाता है। तो इस बाहिया प्लांट की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती हैं। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी और नेग्रो नदी। दोनों नदियां हैं, एक है कोलोराडो नदी और एक है नेग्रो नदी। तो यह नदी भी एंडीज पर्वत से निकलकर बाहिया प्लांट की खाड़ी में अपना जल गिराती है। प्रवाहित क्षेत्र कहाँ है? प्रवाहित क्षेत्र है अर्जेंटीना। तो वही क्षेत्र मैंने लिखा है कोलोराडो नदी और नेग्रो नदी। दोनों नदियां प्रवाहित होती हैं और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए पूर्व की ओर जाके बाहिया प्लांट की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती हैं। तो इस तरीके से उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की लगभग सभी नदियां। एक नदी और बची है जो भी मैंने बताई थी, कौन सी नदी? ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी वेनेजुला की नदी है। उसके बारे में खास बात यह है कि ओरोनिको नदी है, ओरोनिको की सहायक नदी है कोरोन नदी, कोरोन की सहायक नदी है चारून नदी, जिसपे क्या स्थित है? एंजल वाटरफॉल स्थित है। तो वो नदी बची हुई है, उसको आएंगे, उसको कल के लेक्चर में देखेंगे, वरना ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। और इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। और किसी भी तरह के क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।